students, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video lecture is all about CBSE question paper of class 10th 2022-23 का ये साइंस का CBSE का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का। तो आज इस लेक्चर वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस कराऊंगी और उनको सॉल्व भी कराऊंगी साथ ही साथ। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या बोलते हैं, आप भी नोट करते जाइए। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के कुछ पेयर सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। दूसरा है हमारा अनियन एंड टर्मरिक। तीसरा है हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्लोव ऑयल एंड लिटमस पेपर। क्लोव ऑयल एंड लिटमस पेपर। नंबर 4 है हमारा वेनिला एंड मिथाइल ऑरेंज। वेनिला एंड मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए इन क्वेश्चंस में से ही किसी एक को चूज़ करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब देख लीजिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लिखिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिखिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स that smell differently in acidic and basic solution. मीन्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंटली बिहेव, मतलब स्मेल जो होगी उनकी वो डिफरेंट स्मेल करेंगे एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड अनियन में का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम वेनिला को क्या करते हैं, बेसिक एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं तो वो डिफरेंटली जो है, मतलब अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस करता है। जैसे द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिस विथ बेस के साथ जैसे ही हम वेनिला को ऐड करेंगे तो वो क्या करता है, अपनी स्मेल लूज़ कर देता है, मतलब उसकी जो स्मेल है वो पूरी गायब हो जाती है, ठीक है। बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिस विथ एसिड, लेकिन एसिड के साथ उसकी स्मेल वेनिस नहीं होती, ठीक। जैसे ही हमने वेनिला को बेस में डाला तो उसकी स्मेल जो है वो वेनिस हो गई, बट एसिड के साथ उसकी स्मेल वेनिस नहीं होती है, ठीक है। जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, अनियन पेस्ट लूज इट्स स्मेल व्हेन ऐड विथ बेस। अनियन पेस्ट जो होता है वो अपनी स्मेल लूज़ कर देता है जब हम उसको बेस के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। बट इट डज़ नॉट चेंज इट स्मेल विथ एसिड, लेकिन एसिड के साथ उसकी स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए वेनिला और जो अनियन था वो क्या था, दो अलग अलग एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वही होते हैं जो डिफरेंटली स्मेल करते हैं एसिड और बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका क्लोव ऑयल हो जाएगा एंड वेनिला एसेंस हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, लिखिए द बैलेंस्ड केमिकल equation showing reaction between
बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन शो करनी है क्विकलाइम और वाटर के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हमें, CaO प्लस H2O गिव्स CaO का होल ट्वाइस प्लस हीट। यही ऑप्शन ले लेते हैं, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी को देख लीजिए कैसे करते हैं। CaO हमारा है क्विकलाइम, CaO हमारा क्या है, क्विकलाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसका नाम है, नाम भी लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विकलाइम को जब भी वाटर के साथ क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्विकलाइम की रिएक्शन जब भी वाटर के साथ की जाती है तो वो क्या देता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये है हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज थोड़ी हीट भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा, जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसके साथ साथ हीट भी बनती है, ठीक। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब देखना कभी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल के देखना, तो जब उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो वो कुछ गर्म हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गर्म हो रहा है तो इसका मतलब उसमें से क्या हो रही है, उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब जो नंबर ऑफ एटम है लेफ्ट हैंड साइड में वो उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए राइट हैंड साइड में। मतलब रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी बनने चाहिए। देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी हमें 1 ही कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है। ये तो बैलेंस हो गया। आप देखिए रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन, ये हो गया 1 ऑक्सीजन, ये टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में भी हमें 2 ही ऑक्सीजन मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ना OH का होल ट्वाइस है तो मतलब ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन भी 2, तो कितने ऑक्सीजन मिले, 2 ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, तो हमें प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जब हम क्विकलाइम को किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस को हमें स्टडी करना है। ये रिएक्शन दे रखी है हमें एक कि 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट पता होने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी कंपाउंड में, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का वहाँ से रिमूव हो जाना या रिलीज हो जाना, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा जैसे इसी रिएक्शन में देख लीजिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था ना, तो अब देखिए इधर क्या है, हमारा सोडियम है और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, सोडियम के साथ साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो मतलब सोडियम का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का ऐड हो गया है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था, वाटर में हाइड्रोजन है। अब देखिए वाटर में हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन में देखिए जैसे वाटर है, वाटर में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन था ना। अब हम इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर पे भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किसी में से भी रिमूव नहीं हुआ है या किसी में भी मतलब ऐड नहीं हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो नहीं बता सकते हम रिडक्शन को, बट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो बता सकते हैं ना। रिडक्शन मैंने क्या बोला, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, वाटर में ऑक्सीजन है ना, अब प्रोडक्ट जब बन रहा है वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, रिलीज हो गया है, मतलब वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं बता पा रहे तो हम किसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं उसको, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। तभी यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन आपको लिखाई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लिख लीजिए, द सब्सटेंस which gives the substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent, ठीक है, is called oxidizing agent। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। समझ नहीं आया, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं CuO प्लस H2, ये क्या दे रहा है, Cu देगा प्लस H2O देगा। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो वो क्या देता है, कॉपर और वाटर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सी भाषा में हम ये बोल सकते हैं, अगर हमें ऑक्सीडेशन पता और रिडक्शन पता है ना, तो सबसे पहले इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। इधर पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब जब प्रोडक्ट में कॉपर से ऑक्सीजन चले गया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है टू कॉपर। कॉपर में रिड्यूस्ड हुआ है क्या, कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या हो रखा है, रिडक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड लिखेंगे, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। हाइड्रोजन जो है वाटर में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब सिंपल देख लीजिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, याद रखना, जिस भी कंपाउंड का जो है रिडक्शन हुआ होता है वो कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस कंपाउंड का क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जिस कंपाउंड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिस कंपाउंड का या जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है।
ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन में हमें क्या बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। Na यहाँ पर था, Na के साथ O नहीं था, तो प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन मिल गया, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब सोडियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया हमारा, देखिए, फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6 to delay its curdling, a chemical substance is added to which is पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है हमारा बेकिंग पाउडर, और चौथा है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा। देखिए पीएच, देखिए फ्रेश मिल्क है जिसका पीएच हमें 6 दिया है, टू डिले इट्स कडलिंग, उसकी कडलिंग मतलब उसका दही जो जमना है, दही किसकी वजह से जमता है, जब क्या होता है मिल्क में एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से दही जमता है। ठीक है, तो उसकी कडलिंग को डिले करना है, उसकी दही जमने की जो प्रोसेस है उसको हमें कम करना है। ठीक, तो क्या हम ऐड करेंगे, देखो दही जमने में क्या होता है, दही जमना मतलब उसमें एसिड का बढ़ना, मतलब एसिडिक नेचर जो है बढ़ जाना। अब एसिडिक नेचर को मतलब हमने दही जमने को कम करना है ना, उसकी कडलिंग के प्रोसेस को कम करना है, तो उसके पीएच को क्या करना पड़ेगा, 7 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब उसके पीएच को जो है, दही किसकी वजह से जमता है, मैंने बोला एसिड होने की वजह से जमता है, उस पर एसिडिक नेचर, उसका एसिड करेक्टर बढ़ने की वजह से दूध का दही जमता है। ठीक, अब उसी दही जमने की प्रोसेस को हमें कम करना है, तो हमें उसमें उसका बेसिक नेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका दही जमना कम होगा, क्योंकि एसिड बढ़ने की वजह से दही जमता है, तो बेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से दही जमना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को क्या माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, जो क्या करेगा, डिले करेगा द प्रोसेस ऑफ कडलिंग के प्रोसेस को डिले करेगा। तो हम लिखेंगे आंसर जो होगा हमारा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। रीज़न होगा बिकॉज सोडियम कार्बोनेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस that is commonly used in food industry to delay the process of curdling। ठीक है, ठीक, क्योंकि जो पीएच होता है ना, पीएच 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, वाटर का न्यूट्रल। 7 से बड़ा जो भी पीएच होगा मतलब उसका बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक नेचर का होगा, और 7 से कम जो भी पीएच होगा वो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमें उसका पीएच 7 से बढ़ाना पड़ेगा, या मतलब हमें उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ेगा जिससे उसका बेसिक नेचर बढ़े और जो कडलिंग की प्रोसेस है वो क्या हो, डीले हो, कम हो। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, hydronium ions are formed by the reaction
बिटवीन, देखिए ऑप्शन नंबर ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। ऑप्शन नंबर डी है इथेनॉल एंड वाटर। हमें बताना है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा, किस रिएक्शन से हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो हाइड्रोनियम आयन बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तब हमारा हाइड्रोनियम आयन बनता है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो जाएगी HCl, जो ये गैसियस नेचर में होगी अभी, प्लस उसको वाटर के साथ ट्रीट करना है, मतलब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, HCl गैस जो होगी वो वाटर के साथ ट्रीट करके हमारे 3 हाइड्रोजन के आयन बनाएगी, H3 बनाएगी और O पॉजिटिव। ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बना, प्लस क्लोरीन हमारी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, क्लोरीन भी बनेगा। तो ये जो है हमारा, यही हमारा हाइड्रोनियम आयन है, H3O पॉजिटिव, पूरे पे चार्ज पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोनियम आयन बनाती है, प्लस क्लोरीन भी बनाती है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग in an ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है कोवेलेंट बॉन्डिंग का, कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट एटम है, मतलब ऐसी बॉन्डिंग होती है जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक। डाइवेलेंट एटम है, एक डाइवेलेंट आयन है ऑक्सीजन, O2 के फॉर्म पे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन में कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,6, ठीक। तो हमें ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी वैलेंसी कितनी है, 6 है तो 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये एक ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। बस इसी को हमें इस फॉर्म पे दिखा देना है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 इसके 3 4, ये दोनों और ये दोनों मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यही जो ऑक्सीजन के बीच में जो बने ना 4 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, वो इस तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड उसके बीच में बनता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द प्रोसेस in which loss of water in the form of vapors from the aerial parts of plants takes place is X, ठीक है, which helps in Y,
हेयर हमें बताना है हेयर एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई हमारे क्या होंगे। पहला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रांसपीरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसपीरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। तीसरा है हमारा ट्रांसलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ, ट्रांसलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट, सॉल्युबल प्रोडक्ट, सॉल्युबल प्रोडक्ट। जो चौथा है हमारा वो है, चौथा है हमारा वो है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। हमें क्या बोला है, हमें बोला द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म पे, वाटर का लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म पे फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट टेक प्लेस इज एक्स। जो हमारा एक्स वो है वो एक्स क्या है हमारा, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस हो रहा है जो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के फॉर्म पे वाटर का लॉस हो रहा है, कहाँ से, प्लांट्स के एरियल पार्ट से। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स क्या होता है हमारा, ट्रांसपीरेशन। तो एक्स हमारा क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया। एंड दूसरा हमें क्या बोला है कि जो ये ट्रांसपीरेशन है वो किस में हेल्प करता है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसपीरेशन, एक्स हमारा ट्रांसपीरेशन हो गया। एंड फिर वाई का मतलब हुआ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, क्या ट्रांसपीरेशन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लॉस ऑफ वाटर है ट्रांसपीरेशन, क्या वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, नहीं। ट्रांसपीरेशन दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रांसपीरेशन, एंड एक्स हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन, वाई है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उससे टेम्परेचर जो है प्लांट का वो क्या होगा, रेगुलेट होगा। ठीक, हाँ, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो एक्स है हमारा लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो है हमारा ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन हमें हेल्प्स करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है as compared to terrestrial organism, as compared to terrestrial organism, the rate of breathing, the rate of breathing in aquatic organism, in aquatic organism is, first option faster because the amount, faster because the amount dissolved, the amount of dissolved oxygen, the amount of dissolved oxygen in water is low। दूसरा ऑप्शन है फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन, दे नीड मोर ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है हमारा स्लोवर बिकॉज द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is limited
डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। देखिए, तो हमें क्या बोला है, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो जो ज़मीन पे रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो जो पानी पे रहते हैं। तो हमें बोला है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके ब्रीदिंग रेट के कंपैरिजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट क्या होता है। देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। तो ज़मीन पे जो है ऑक्सीजन का लेवल बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो इसीलिए उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल रहता है, ठीक है। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो फास्टर हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लो। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट हाई होता है? क्योंकि जो वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए वाटर में सर्वाइवल करने के लिए। तो इसीलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ही फास्टर होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी लो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द expression that relate, फर्स्ट हमें दिया है Q, I एंड T। Q, I और T से कौन सा एक्सप्रेशन बनता है ये हमें बताना है। दूसरा Q, V और W से कौन सा एक्सप्रेशन बनता है ये हमें बताना है। ये जो Q है ये हमारा चार्ज है, I हमारा करंट है और T हमारा टाइम है। वैसे ही हमारा Q यहाँ पर चार्ज हो गया, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और W हम, ठीक है। तो इनसे कौन से एक्सप्रेशन बनते हैं वो बताने। तो सबसे पहला इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। करंट का जो Q, I और T से बनने वाला एक्सप्रेशन क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है ना, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हम लिख सकते हैं ना Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो जो करंट Q, I और T से बनने वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, Q इक्वल्स टू I इंटू T। और W से Q, V और W से बनने वाला एक्सप्रेशन जो हो गया वो हो गया हमारा वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए, ठीक है। Q इक्वल्स टू I इंटू T एंड W इक्वल्स टू Q इंटू V। ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो Q, I, T से बनने वाला एक्सप्रेशन हो गया हमारा चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, और Q, V और W से बनने वाला एक्सप्रेशन हो गया हमारा वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल consumes 1 kilowatt of electric power, 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. The maximum rating of the fuse wire to be used फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 एम्पेयर, सेकंड ऑप्शन है हमारा 4 एम्पेयर, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 एम्पेयर, फोर्थ ऑप्शन है 5 एम्पेयर। हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कंज्यूम करता है 1 किलोवाट ऑफ पावर, मतलब पावर हमें कितना दिया है 1 किलोवाट। बट जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो सिर्फ वॉट में लिखी जाती है, तो इसलिए किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है हमारे 1000 वॉट, ठीक है। तो पावर हमें कितनी मिल गई, 1000 वाट मिल गई, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दिया है, वोल्टेज जो हमें दिया है वो 220 वोल्ट दी है, ठीक। तो पावर का एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए, क्या होता है पावर का एक्सप्रेशन, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट, P इक्वल्स टू V इंटू I, ये फॉर्मूला है पावर का। पावर कितना दिया है 1000 इक्वल्स टू वोल्टेज कितनी दी है 220 वोल्ट इंटू
करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया हमारा 1000 अपॉन 220 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा करंट। 0 से 0 कटा, 2 11 से 22, 2 5 से 10, 0 11 से 50 कटेगा हमारा 4.5 टाइम्स 4.5 एम्पेयर। अब हमें 4.5 तो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन हमें दिया है 1 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। अब देखिए 4.5 है, क्या है 4.5 है। पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से कोई भी बड़ी डिजिट हो तो पॉइंट के जो पहले वाली जो डिजिट होती है वो एक बढ़ जाती है, या तो 5 होनी चाहिए पॉइंट के बाद या 5 से एक बड़ी डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाली डिजिट जो होती है वो बढ़ जाती है, इसी को अप्रॉक्स वैल्यू हम लिखेंगे। तो 4.5 एम्पेयर किसके अप्रॉक्स है, 5 एम्पेयर के अप्रॉक्स है। तो करंट हमारी कितनी आ गई, 5 एम्पेयर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आज इस लेक्चर वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए जो सीबीएसई के 2022 और 23 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।